हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 जीके एंड जीएस का सेट चला रहे हैं, उस सेट नंबर 1 में इसका पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे हम 75 से लेकर 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और ये सेट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच संविधान है उसके उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को भारत के संविधान के किस पार्ट में बताया गया है। तो भारत का जो संविधान होता है, वहां पे जो मूल संविधान था वहां पे आपको 22 पार्ट्स मिलते थे। 22 पार्ट्स इस संविधान में मिलते थे, लेकिन अभी आपको पता है कि भारतीय संविधान में अभी 25 पार्ट्स हो गए हैं। लेकिन ये जो 25 पार्ट्स हुए हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि पार्ट्स बढ़ गए हैं। जैसे आप देखो कि 51 जो है, आर्टिकल जो आती है 51, वहां पे आप देखोगे कि 4A एक जुड़ जाता है, भाग 4 का 4A जुड़ जाता है वहां पे। तो ये 4A जुड़ता है ना, तो ऐसे ही करके सब पार्ट्स बनाए जाते हैं, तब जाके ये 24 होता है। वैसे अभी भी मूल संविधान जो होता है ना, वहां पे 22 ही पार्ट दिखते हैं, लेकिन उस 22 पार्ट के अंतर्गत जैसे 4 पार्ट हुआ, अब 4 पार्ट के बाद 4A पार्ट आ गया, तो जैसे ही 4A आ गया तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे 9A आ गया, 9B आ गया, तो यहाँ पे बढ़ जाता है संख्या। ठीक है, तो उस कारण से ये 25 पार्ट हो जाता है। तो भारत का जो संविधान है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की जा रही है, तो भारतीय संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है वो पार्ट 20 के तहत होता है। पार्ट 20 के तहत भारत में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है, जो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का ये अधिकार है कि वो संविधान संशोधन जो है वो करे, और उस संविधान संशोधन करने का जो तरीका है, वो भारत में 3 तरीके की चर्चा की गई है। 3 प्रोसीड्यूर है, उसकी बात की गई है। पहला कहा गया है कि आप साधारण बहुमत लेके आ जाओ। साधारण बहुमत, तो आप एकदम सिंपल मेजोरिटी लाओ। जितने भी लोग हैं, उनमें जो जो मतदान करने लायक है, उनकी मेजोरिटी लो, और उसके बाद किसी भी बिल को पास कर दो। जो बिल होता है वो संसद में लाना पड़ता है, दोनों जगह से पास करवाना पड़ता है, राज्यसभा हो लोकसभा हो, और उसके बाद ही वो राष्ट्रपति के साइन के लिए जाता है, तब जाके वो बिल जो है वो एक्ट बनता है। तो पहला तो साधारण बहुमत से आप संविधान संशोधन कर लो। दूसरा आप कर लो कि विशेष बहुमत से कर लो। विशेष बहुमत इसको बोला जाता है। विशेष बहुमत का मतलब हो गया कि इसमें आपको जो भी वोट करने लायक हैं, जो भी मेंबर हैं, उनका आपको 2/3 मेंबर्स का एक्सेप्टेंस चाहिए ही। 2/3 मेंबर्स जब तक नहीं बोलेंगे, तब तक आपका अमेंडमेंट जो है वो नहीं होगा। उसके बाद तीसरा जो आता है कि इसमें 2/3 तो चाहिए ही। 2/3 के साथ साथ जो आधे स्टेट हैं, जैसे कि अभी भारत में 28 स्टेट्स हैं, तो इस 28 स्टेट में 14 आधा होगा, तो आधे से एक स्टेट जो ज्यादा है, उसको इसमें सिग्नेचर करना पड़ेगा, उसको अप्रूवल देना पड़ेगा, तो तभी वो लागू होगा। जैसे जीएसटी था, जीएसटी के कंडीशन में यही किया गया था। जीएसटी जो है वो एक इंटीग्रेटेड टैक्स है, इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी कहा जाता है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये सब जीएसटी क्या है, जीएसटी के बारे में 279A है, यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, और अभी भारत में जीएसटी स्लैब है वो केवल 5% और 18% है, बस 2 स्लैब है। पहले 4 स्लैब हुआ करती थी। ठीक है, गोल्ड जो है वो जीएसटी में नहीं आता, और गोल्ड पे जीएसटी जो है वो 3% लगता है। पेट्रोलियम जो नहीं आता, एल्कोहल नहीं आता, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 3 ही प्रकार के संविधान संशोधन है वो आते हैं, और यहाँ पे सबसे यदि इम्पोर्टेंट यदि बात आपको पता होनी चाहिए, तो वो पता ये होनी चाहिए कि ये जो साधारण बहुमत वाला संविधान संशोधन है ना, ये संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है। आर्टिकल 368 के तहत साधारण बहुमत की कोई भी जो है वो प्रोसेस है वो नहीं होता। यहाँ पे 2 ही प्रोसेस होता है। पहला तो विशेष बहुमत ले लो, और दूसरा जो है वो 2/3 प्लस 15 जो स्टेट्स हैं भारत के, उनके एक्सेप्टेंस आपको चाहिए। तो आर्टिकल 368 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को है जो रखा है पार्ट नंबर 20 में। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस है, हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमने ये जो प्रोसेस है वो हमने लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
संविधान संशोधन करते समय संसद को ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिसाइड डिसाइड कौन करेगा? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगा जुडिशरी, और जुडिशरी में भी जो सबसे हाई लेवल की है सुप्रीम कोर्ट, वो इसको डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 का केशवानंद भारती मामला था, उस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया था, कुछ चीजें बताई गई थी और कहा गया था कि ये जो चीजें हैं ना वो संविधान का एक पिलर के रूप में काम करता है, और इस पिलर को आप हटा दोगे तो उस भवन का कोई मतलब बन नहीं जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे संशोधन आप नहीं करते हो। जैसे कि मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी कहता है ना कि आप अब से हम एक ऐसा संविधान संशोधन वो लेके आता है और कहता है कि अब से प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो नहीं होगा, और मैं जब तक जीवित हूं तब तक प्रधानमंत्री रहूंगा। तो ये आप बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, यदि आप कहते हो कि मैं जुडिशियरी जो है उस जुडिशियरी सिस्टम को जो है वो खुद से चुनूंगा, इसमें पॉलिटिकल चीजों को इन्वॉल्व करूंगा, तो ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है। मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति से सारा पावर मैं छीन लूं, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। राष्ट्रपति का चुनाव का प्रोसेस में यदि हम बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो वो सारा बेसिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं, जिनमें यदि आपको संविधान संशोधन करता है तो सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ही वो चीज है जो डिसाइड करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड कौन करता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट करता है, इसी के पास ये पावर है। किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को वो बेसिक स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन के बारे में आपको याद रखना है। तो इससे क्या पता चला? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत का संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है वो ना तो ज्यादा कठोर है, ना तो ज्यादा हार्श है, और ना ही ज्यादा जो है वो मतलब नम्य है। बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है और बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं है। तो ना तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही ज्यादा हार्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी हम यदि बात करें पार्ट नंबर 12 की संविधान की, तो पार्ट नंबर 12 में जो केंद्र और राज्यों का जो संबंध है वो पार्ट 11 में अध्याय 1 और 2 में है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस जो हैं उनमें बताया है। और उसके बाद मैंने बताया था कि पार्ट 12 में भी जो फिनांस है, यहाँ पे दो चीजें हैं ना, एक लेजिस्लेशन से और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन से पावर है। तो ये पार्ट 12 है ना, इस पार्ट 12 में जो फिनांस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना वो वर्णित की गई है कि फिनांस हो गया, संपत्ति हो गया, संविदा हो गया, वाद हो गया, इन सब से संबंधित जो चीजें हैं सेंट्रल और स्टेट को लेकर, उसकी चर्चा यहाँ पे पार्ट 12 में की गई है। उसके बाद पार्ट 16 की हम बात करें तो पार्ट 16 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे कुछ विशेष एक कम्युनिटीज है, कुछ वर्ग है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन जो है वो किए गए हैं। पार्ट 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 18 में इमरजेंसी का प्रोविजन है। पार्ट जो 18 है भारतीय संविधान का, वहां पे इमरजेंसी का प्रोविजन है, और भारतीय संविधान में इमरजेंसी जो है वो तीन लगती है। तीन जो है वो भारतीय संविधान में जो है वो इमरजेंसी लगती है: 352, 356, 360। 360 भारत में कभी नहीं लगा है, ये आपको ध्यान रखना है, और 356 का इतना ज्यादा मिसयूज किया गया है कि आप समझ नहीं सकते हो। अब देखो कि मणिपुर में ही सबसे ज्यादा जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा है, लगभग 10 बार। बिहार में 8 बार लगा है, ठीक है। बिहार में 8 बार लगा है। और 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी आती है, जो कि 3 बार लगा है। और ये नेशनल इमरजेंसी तीन टाइप से लगती है। पहला तो आप किसी देश से वॉर में हो। दूसरा जो है वो इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द पहले यूज किया जाता था, लेकिन इस शब्द को हटाकर अब कह दिया सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, तो ये पहला कंडीशन है कि वार में हो। दूसरा कंडीशन जो है वो आपका क्या बोले, तो ये जो है दूसरा कंडीशन है, अ, दूसरा कंडीशन क्या है, इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस वाला जो शब्द था उसको हटाकर क्या कर दिया था, तो उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेवेलियन होगा तभी जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगेगा। ये दूसरा है। और तीसरा जो शब्द है, तीसरा जो आता है वो आता है एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन कहने का मतलब कि बाहर से यदि कोई आप पे आक्रमण करता है,
और दूसरा है कि आप जो है वो आर्म्ड रेवेलियन हो गया, और तीसरा जो है वो वार हो गया। तो ये 3 कंडीशन में ही लगता है, और भारत में अभी 3 बार जो है वो इमरजेंसी लगा था। पहली बार जो है वो 1962 में लगा था, जब इंडो चाइना वार हुआ था, उस समय लगा था। दूसरी बार जो है वो 1971 में रखा था, जब इंडो पाक वार हुआ था, तब लगा था। और ये 62 वाला में ही पाकिस्तान से भी हमने 65 में युद्ध लड़ा था ना, तो उसी समय वो इमरजेंसी चला था। और उसके बाद जो है वो 1975 में ये जो इमरजेंसी है वो इंटरनल रिबिलियन के कारण लगा था। इंटरनल रिबिलियन उस समय शब्द था नहीं, उस समय था इंटरनल डिस्टरबेंस। इंदिरा गांधी के द्वारा कह दिया गया था कि जो इंदिरा गांधी ने कहा था कि इंटरनल डिस्टरबेंस है, उस कारण से इमरजेंसी 75 में लगा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन का बहुत मिसयूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ से हमने काफी डिस्कस कर लिया। यहाँ से आपका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक रॉक। ऑर्गेनिक रॉक जो है वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑर्गेनिक रॉक मतलब जैव जैव सैल्य, सैल मतलब पत्थर होता है। तो ऑर्गेनिक रॉक जो होता है वो कोयला है। अब देखो कि कभी रॉक की तरह दिख रहा है, पेट्रोलियम भी नहीं है, क्रूड ऑयल भी नहीं है, और एलपीजी भी नहीं है। एलपीजी देखो, एलपीजी एक नेचुरल गैस है। अब ये नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, जैसे ये कोयले की खदान है, इस कोयले की खदान पर ही नेचुरल गैस जो है ना ऊपर ऐसे रहती है, उन्हीं को नेचुरल गैस को स्टोर कर लिया जाता है। क्रूड ऑयल जो है वो क्रूड ऑयल नदियों में मिलता है। ऑफशोर जो चीजें होती है ना, नदियों का जो कोरट होता है, वहां पे क्रूड ऑयल मिलता है। पेट्रोलियम उसी से निकाला जाता है, इसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोलियम निकाला जाता है, और कई सारे प्रोडक्ट जो है वो इनके निकाले जाते हैं। जैसे वैक्स है ना, ये सारा क्रूड ऑयल से ही निकाला जाता है। तो यहाँ से आपका एक ही ऑप्शन बचता है कि कोल ही होगा, कोयला ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। जो ऑर्गेनिक रॉक्स होती हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक रॉक एक अवसादी चट्टान है। अवसादी रॉक है, ठीक है। डेसिडुअस बोलते हैं, नहीं डेसिडुअस नहीं बोलते हैं। इसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, अवसादी चट्टान को अवसाद के रूप में निकलना, तो उसी को सेडिमेंट्री बोलते हैं। तो सेडिमेंट्री रूप का ये ऑर्गेनिक रॉक होता है, अवसादी चट्टान होता है। जो कि जीवित जीव जो होते हैं ना, बहुत करोड़ों साल पहले जो जीवित जीव थे वो मर गए थे, तो मरने के कारण वो दब गए थे। और दबने के कारण जो है वो जीव जब दबते हैं तो उनके अवशेष जैसे पौधा जानवर ये सब जब जरते हैं, और उन सब में कार्बन है, उन सब में एनर्जी है, तो वो एनर्जी जो है ना वो स्टोर हो जाती है उस पार्ट में, और वही जो है वो कोयला कहलाता है। इसी तरह से जो जीव है ना, कुछ जीव हैं जिनमें स्टोर होता है, तो यहीं से क्रूड ऑयल बनता है, पेट्रोलियम ये सब जो है। तो कोयला लाखों वर्षों तक दलदली क्षेत्र में दबा हुआ पौधा अवशेष ये सब है ना, इन्हीं से बनता है। दैट्स वाई इसको जैव सेल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और ये सारे जो है वो एक जीवाश्म ईंधन होते हैं, और ये जो है वो सारे अनवीकरणीय होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। मतलब इनको रिन्यू आप नहीं कर सकते हो, जैसे सोलर पैनल को कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। और यदि हम और जैव सेलों की बात करें तो लाइमस्टोन जो है ना, वो भी समुद्री जीवों का जो कंकाल होता है ना, उससे बनता है। और इसका जो चौक आप देखते होगे कि बनता है। चट्टान जो है वो मेनली 3 पार्टों में डिवाइड होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए इल्यूवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो मैंने बताया ना, जैसे देखो ये है, इस तरह से करते हैं। ये उच्चावच होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये उच्चावच होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये ऐसे एक फिगर मैंने बनाया है, तो ये मैंने बनाया हिमालय को, ठीक है। ये हिमालय का जो ग्रेट हिमालय होता है वो है, मध्य हिमालय है, और ये शिवालिक है, ठीक है। अब इसके बाद का जो क्षेत्र होता है ना, इसके बाद का जो क्षेत्र होता है ना, वो इसी टाइप का आता है, ठीक है। इसी टाइप का इसके बाद का क्षेत्र आता है, ये भी 3-4 पार्टों में डिवाइड होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको पूरी दिख रही है ना, ये समतल भूमि है, ये प्लेन है। जैसे गंगा यमुना का जो मैदान है ना, वो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सिंधु घाटी का मैदान है, सिंधु का मैदान है, ये सारा जो है वो प्लेन के रूप में काम करता है। तो ये प्लेन है। अब यहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल कहने का मतलब जलोढ़ मिट्टी, जलों के द्वारा जो ओढ़ा दिया गया, ओढ़ाना मतलब उसको क्या बोलते हैं, पहनाना टाइप सा मान लो। तो जलोढ़ इस कारण से ही उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अब ये जलोढ़ मिट्टी जो है, अब ये नदी है,
अब इस नदी में देखो कि क्या होगा, इस नदी में दो कंडीशन बनेगा कि एक मिट्टी तो इस नदी के एकदम नजदीक में है, दोनों साइड इतना नजदीक में है। दूसरी मिट्टी जो है वो इस नदी से थोड़ा सा दूर में है, थोड़ा सा दूर में है। अब इन दोनों को डिफाइन इस आधार पर किया जाता है कि इस नदी में पानी चल रही है, ये पूरा नदी है, इस नदी में पानी चल रही है, तो इस नदी के नजदीक जो होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी बार बार आता है, जिस कारण से यहाँ पे बाढ़ का पानी हमेशा चला जाता है। तो इस कारण से ये बाढ़ का पानी आने के कारण ये जो है वो ये फर्टाइल बहुत ज्यादा होता है, ये फर्टाइल बहुत ज्यादा होता है। और ये वाला जो है वो फर्टाइल उतना ज्यादा एज कंपेयर टू नहीं होता, ये फर्टिलिटी इसकी ज्यादा होती है, ये फर्टिलिटी हरे वाले की ज्यादा होती है, ये वाला जो पार्ट है। तो ये जो नदियों से जो दूर होता है, जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उनको हम कहते हैं कि वो बांगर मिट्टी है। बांगर, बांगर इसको कहा जाता है। ब से देखो बूढ़ा होता है, पुरानी एलुवियल सॉइल इसको कहा जाता है। तो ब से बूढ़ा, ब से बांगर हो गया। और इसी तरह से इधर भी बांगर ये हो गया, और ये वाला जो है ना ये खादर कहलाता है, ये खादर कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से, खादर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उर्वरा राम की तो कोई चीज है नहीं। रेगूर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। और उसरा जहाँ पे कुछ जो है वो, ऊसर मिट्टी मतलब डिजर्ट वाला मिट्टी आप रख लो, ऐसा मिट्टी जहाँ पे जिसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा कम हो। अकबर के समय में मैंने पिछले वीडियो में बताया ना, पोजल परती चांचर वाला कंसेप्ट, वही जो है वो यहाँ पे ऊसर है, पोजल परती चांचर ऊसर। तो ये ऊसर वाला ये कंसेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आप याद रख लो, एल्यूवियम जो है वो याद रखना है, कौन सा होगा, तो खादर होगा। और बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। देखो, ओसेनिक करेंट्स जो होती है ना, उससे सवाल पूछा जाता है। तो ओसेनिक जो करंट होती है ना वो और कोल्ड और क्या बोलते हैं, कोल्ड और हॉट, ये दोनों होती हैं। और हर जो हमारे यहाँ 7 जो महासागर हैं, इन 5 महासागर हैं, इन पांचों महासागरों में पांचों जो ओशन हैं, उन ओशंस में जो धाराएं चलती रहती हैं, उन ओशंस में धाराएं जो है वो चलती रहती है। तो इन धाराओं के कारण जो है वो जैसे इन धाराओं के बारे में जब धीरे-धीरे पता चला ना लोगों को, तो उसके बाद उन्होंने ट्रैवल करना उन धाराओं के साथ ही स्टार्ट किया था, उन करंट के साथ ही स्टार्ट किया था, क्योंकि नाव चलाना उनमें आसान होता था। जो करंट के यदि अगेंस्ट में आप नाव चलाओगे तो थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। तो ये जो धाराएँ हैं, जहाँ पे ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको आपको याद रखना है, बेगुएला जो धाराएँ हैं, बेंगुएला जो करंट है, बेंगुएला करंट जो है वो एक ठंडी जलधारा है, एक कोल्ड करंट है। और कहाँ का है, तो ये अटलांटिक का है। तो बेंगुएला जो जलधारा है वो ठंडी महासागरीय धारा है, जो कि साउथ अटलांटिक जो महासागर है उसका है। और उसके पश्चिमी तट पर ये जो है, पश्चिमी तट के साथ साथ उत्तर की ओर बहती है ये यदि उत्तर की ओर बहती है मतलब पोल की ओर ये जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यदि हम गल्फ स्ट्रीम की बात करें कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ अटलांटिक का है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ अटलांटिक का जो है वो है। और यह एक हॉट करंट है, ये जो है वो एक वार्म जो है करंट है, एक हॉट करंट है। उसके बाद आपको फ्लोरिडा करंट की बात करें, तो जो फ्लोरिडा करंट है ये भी एक हॉट है। ठीक है। और उसके बाद इरमिंजर जो है ये भी नॉर्थ अटलांटिक का ही है, और यह भी एक हॉट करंट है। तो यहाँ पे आपको फ्रीमिंजर यहाँ पे है, इरमिंजर या फ्रीमिंजर जो भी कह लो, इरमिंजर। तो ये नॉर्थ अटलांटिक का है, लेकिन जो यहाँ पे एक ही जो है वो ठंडी है, वो बेंगुएला जो करंट है वो ठंडी होती है। अटलांटिक महासागर की और यदि हम ठंडी धाराओं की बात करें, तो लेब्राडोर हो गया, कनारी हो गया, फॉकलैंड हो गया, ये सब होती है। अटलांटिक महासागर की गर्म धाराओं की बात करें, तो उत्तरी अटलांटिक, ड्रिफ्ट, ब्राजील धारा, ये सब होती है। दुनिया में जो ठंडी और गर्म धाराएं जो है वो जहाँ पे मिलती है ना, ये ठंडी जलधारा है और यहाँ पे आके गर्म मिल गई, तो यहाँ पे बहुत जो है वो मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो मछली पकड़ने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा जो यदि क्षेत्र कोई रहता है, कोई एरिया रहता है, तो वो यही होता है। कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा। तो 79 खत्म हो गया। 80 की बात करें कि बैंक रेट कौन सा रेट है, बैंक रेट वह दर है, कौन सा रेट। तो देखो,
बहुत अच्छे तरीके से आप समझोगे। बैंक रेट, BR इसको आप लिखते हो, तो बैंक रेट वह दर है जिस पर जो कॉमर्शियल बैंक्स है वो RBI से लोन लेते हैं। ठीक है। बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये हो गया। ये उसके बाद SLR, बहुत सारी रेट्स होती हैं। तो आपको बात करते हैं बैंक रेट की। तो बैंक रेट क्या है? तो कौन लोन ले रहा है? लोन ले रहा है कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक जो है उसके पास पैसा नहीं है, तो वो किससे पैसा ले रहा है? तो कॉमर्शियल बैंक जो है वो RBI से पैसा लेता है। अब कॉमर्शियल बैंक को पैसा की क्या जरूरत है? तो वो लोन देना है सबको। अब इसी लोन देना है ना, तो इसी से वो मार्केट की लिक्विडिटी है वो उसको कंट्रोल करता है। मार्केट की जो लिक्विडिटी है, मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, वो कंट्रोल करता है RBI, और इसी के लिए उसकी मॉनेटरी पॉलिसी आती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो RBI की आती है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी में ही वो जो इन सारे जो रेट्स होती हैं उनको जो है वो डिसाइड करते हैं, और उनसे मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मार्केट की लिक्विडिटी है वो कंट्रोल किया जाता है। अब ये जो बैंक रेट है ना, बैंक रेट जो है वो कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन ले रहे हैं। और जो रेपो रेट है ना, इसमें भी कॉमर्शियल बैंक जो है वो RBI से ही लोन ले रहा है। RBI से ही ये लोन ले रहा है, कॉमर्शियल बैंक जो है वो RBI से ही लोन ले रहा है। ठीक है। तो लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो ये जो बैंक रेट है ना, बैंक रेट है जो लॉन्ग टर्म का लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है। लेकिन रेपो रेट जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। याद कैसे रखेंगे? तो B और R के बीच देखो दूरी है, तो लंबी दूरी है तो लॉन्ग टर्म लिख लो, और R के बीच नजदीक है तो वो शॉर्ट टर्म का लिख लो। ठीक है, शॉर्ट टर्म का लिख लो। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट की यदि हम बात करें, तो रिवर्स रेपो रेट वैसा रेट होता है जिसमें RBI जो है ना, जिसमें RBI लोन ले लेती है। किससे? RBI जो पैसे मांग लेती है कॉमर्शियल बैंक से। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि RBI कंगाल हो गया है, नहीं। मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होता है, दैट्स वाई मार्केट से पैसा को वो खींच लेता है। मार्केट से पैसा को वो खींच लेता है, तो इस कारण से जो है वो रिवर्स रेपो रेट रख लेता है। उसी तरह से CRR और SLR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कुछ ऐसे एकदम फिक्स होता है। CRR, बैंक रेट, CRR जो है वो RBI फिक्स करती है कि आपको उतना पैसा कैश के रूप में रिजर्व करके रखना पड़ेगा, कैश के रूप में रिजर्व करके रखना पड़ेगा। उसी तरह से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी होता है, SLR भी होता है। तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ से सवाल भी बहुत ज्यादा आते रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आते रहता है। तो RBI मौद्रिक नीति है वो तैयार करती है, और जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करती है। तो बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपको जानकारी हो गई। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या है? अमाउंट विच कॉमर्शियल बैंक टेक लोन फ्रॉम द RBI, ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। एक C नंबर की बात करें कि वीड जो है, जिसको खरपतवार बोलते हैं, खरपतवार जो है वो प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से किसको जाना जाता है? प्रयोगशाला का खरपतवार। तो ये जो है वो एस्पेरजिलस को जानते हैं। ठीक है, वो एस्पेरजिलस होता है। एस्परजिलस को प्रयोगशाला का खरपतवार जो है वो कहा जाता है। एस्परजिलस एक क्या है? तो एस्परजिलस एक फंगी है, एक फंगस है, एक फंगस है एस्परजिलस। फंगस मतलब कवक है, एक कवक है एस्परजिलस, जो अक्सर प्रयोगशाला में जो कल्चर प्लेट्स होती है ना, उनको अनजाने में जो है वो सदूषित करता है ये। जिस तरह खरपतवार खेलों में अवांछित रूप से उगते हैं, उसी तरह से एस्पेरजिलस जो है वह प्रयोगशाला में अवांछित रूप से बढ़ जाते हैं। इस कारण से इसको प्रयोगशाला का खरपतवार जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एस्परजिलस की कुछ यदि हम प्रजातियों की बात करें, जो मनुष्य में एस्पेरो गिलासी नाम का ये संक्रमण करता है, याद रखना है। एस्पर गिलोसिस, एस्परगिलोसिस नाम का जो रोग है ना, संक्रमण जो होता है, वो मनुष्यों में एस्परजिलोसिस नाम का संक्रमण जो है वो एस्परजिलस के द्वारा ही होता है। इसका जो यूज हम करते हैं वो सिट्रिक एसिड का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है ना, उसमें यूज किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। सिट्रस एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो है वो एस्परजिलस जो है वो उसका यूज किया जाता है। उसके बाद एगेरिकस जो है वो हम बात करें, तो एगेरिकस जो है वो एक मशरूम है।
एक जो है ये मशरूम है, और ये मशरूम जिनस का एक होता है, तो एगेरिकस याद रखो। और राइजोपस जो होता है ना, ये जो है वो राइजोपस जो होता है वो ब्रेड मोल्ड के रूप में भी इसको जानते हैं। ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जानते हैं, सीजीएल में पूछा गया ये सवाल है। उसके बाद एल्बुगो जो है वो एक परजीवी होता है, पैरासिटिक होता है, लेकिन ये भी एक कवक ही है। और पौधे में सफेद जंग रोग का कारण ये बनता है। व्हाइट रस्ट जो होता है पौधे में, सफेद जंग जो रोग होता है वो पौधे में, वो किसके कारण होता है, तो वो एल्बुगो के कारण ही होता है। एल्बुगो नाम का जो कवक है, ये उसके ही कारण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कवक जो होती है, कवक जो होती है उसका यदि हम स्टडी करें तो उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के स्टडी को माइकोलॉजी। कवक जो होता है उसमें हरित लवक जो है वो नहीं होता है, दैट्स वाई वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। और ये जो है वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, विविध पोषी होते हैं। और इसके पास जो है वो स्टोर फूड जो है वो किस टाइप में रहता है कवक के पास, तो वो ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। और इसकी जो भित्ति होती है, कवक की जो वॉल होती है, तो वो कवक की बाल जो है वो काइटिन की बनी होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइटिन की बनी होती है। और काइटिन की ये बनी होती है। और गोबर पर जो कवक उगता है ना, उसको बोलते हैं किप्रोफिलस। किप्रोफिलस, किप्रोफिलस कहा जाता है। नाखून पे जो कवक उगता है या फिर बाल में जो कवक रहता है उसे केरेटिन फिलस कहा जाता है। पोषण के आधार पर ये 3 टाइप से डिवाइड होता है, जैसे सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और सेप्रोफैटिक। तो सिम्बायोटिक है, उसमें आप लिचेन को ले लो, लाइकेन जो जिसको आप बोलते हो उसको ले लो। पैरासिटिक में पेक्सिनिया को ले लो, ऑस्ट्रेलियो को ले लो, ये सब पैरासिटिक में आती हैं, ठीक है। सेप्रोफैटिक में यदि हम बात करें तो पेनिसिलियम हो गया, मोर्चेला हो गया, राइजोपस हो गया, ये सारा सेप्रोफैटिक में रूप में आता है, ये जो राइजोपस मैंने बताया, ठीक है। इसके कई सारे इंडस्ट्रियल यूज हैं, जैसे सब्जी के रूप में हम एरगीस को यूज करते हैं। गुच्ची एक मशरूम है जिसको जीआई टैग में मिला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर से, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पनीर में हम एस्परजिलस का यूज करते हैं। एस्परजिलस जो है, पेनिसिलियम जो है, वो सारा पनीर में यूज किया जाता है, पनीर इंडस्ट्री में। अल्कोहल में बनाना है तो उसके लिए ईस्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन में है। उसके बाद बेकरी उद्योग जो है वो ब्रेड बनाना है, ये सब में सैक्रोमाइसीज जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। सैक्रोमाइसीज जो है वो यूज किया जाता है। यदि एसिड को बनाना है तो मैंने बताया ना कि सैक्रोमाइटिस जो है वो होता है, और एसिड बनाने में जो है वो एस्परजिलस का यूज किया जाता है। मैंने बताया ना, जो सिट्रस एसिड है उसके लिए एस्परजिलस का यूज किया जाता है। और उसको क्या बोलते हैं, तो साइटोमाइबीज कहा जाता है, ठीक है। और जो विटामिन वो है वो भी कवक से मिल जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रिसिस। अब स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रिसिकस जो होता है वो B12 वहां से मिलता है। B12 जो है वो कहाँ से मिलता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रिसिकस से मिलता है। ईस्ट जो होता है उससे विटामिन डी मिलता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी जो है वो ईस्ट से मिलता है, ईस्ट से ही विटामिन डी मिलता है। कई सारे एंटीबायोटिक जो है वो बनाए जाते हैं इस उद्योग से, जैसे पेंसिलिन जिसको फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। तो कई सारी चीजें हैं, जैसे हानि भी पहुंचाती है, भोजन को खराब कर देती है। आप देख लो, राइजोपस हो गया, पेंसिलिन हो गया, ये सब भोजन को खराब कर देती है। कुछ जहरीले भी मशरूम होते हैं, जैसे कि लुसूला होता है, लेक्टेरियस होता है, अमीनेटा होता है, उसके बाद फिलोर्डिस होता है। ये सब जो है वो जहरीले मशरूम्स होते हैं। तो ये सब कवक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, वो जान लो आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है वो पेनिसिलियम जो है वो पिक्टेनेज एंजाइम निकलता है पेनिसिलियम से, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो याद आप रख सकते हो इसको, ठीक है। याद आप रख सकते हो। उसके बाद जो है वो इन सब के लिए कई सारे बीमारियां होते हैं, जैसे पशु में जो है वो एप्पल फुट हो जाता है, स्पर्जुलोसिस हो जाता है, ये जो मैंने आपको बताया, ये सब हो जाता है। तो याद रखना है। बाकी जो है वो और हम कभी डिस्कस कर लेंगे। ब्रेड मोल्ड में क्या यूज किया जाता है, राइजोपस यूज करा रहा है। पिन मोल्ड में भी राइजोपस, ये जो पिन मोल्ड है ना, ब्रेड मोल्ड के साथ साथ पिन मोल्ड जो है ना उसमें भी राइजोपस यूज किया जाता है। एस्परजिलस जो है वो ब्लू मोल्ड है, एस्परजिलस जो है वो ब्लू मोल्ड भी एस्परजिलस को कहा जाता है, इसको ब्लू मोल्ड भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की बात करें कि विजयनगर का वित्तीय व्यवस्था है, उस बारे में क्या-क्या क्वेश्चन है। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, वो था भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। वो था लैंड रेवेन्यू, वित्तीय व्यवस्था का लैंड से रेवेन्यू लिया जाता था, उसी से विजयनगर का जो शासन व्यवस्था था, पैसा था, उसको वो मिलता था। ठीक है? तो विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई सोर्स है, तो वो भू राजस्व ही था। भू का सर्वेक्षण किया गया था, भू को जो है वो लैंड जो था उसको मेजर किया गया था, उसकी जो उर्वरता है उसके आधार पर वो उसका मेजर किया गया था कि कौन सा कितनी उसकी फर्टिलिटी है। और आमतौर पर जो टैक्स लगता था, जो कर लगता था, भू राजस्व जो लगता था, वो 1/6 से लेकर 1/4 हिस्सा तक लगता था। ठीक है? और भू राजस्व जो विभाग होता था उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे अथवन। विजयनगर साम्राज्य में जो भू राजस्व जो विभाग था उसको क्या बोलते थे? तो उसको अथवन बोला जाता था। अथवन बोला जाता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में हरिहर और बुक्का जो नाम है, इन दो नामों ने किया। कृष्णदेव राय जो है वो इस साम्राज्य के सबसे महान शासक हैं, और 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, राजसी तंगड़ी का युद्ध भी इसको कहते हैं, और इसमें विजयनगर की हार हुई। और उसके बाद जो है वो विजयनगर साम्राज्य जो है वो हम्पी का आप किला देखते हो ना, हम्पी का जो खंडहर देखते हो वो यही है। उसके द्वारा विजयनगर को पूरा तहस नहस कर दिया गया था, तोड़ फोड़ दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत जो परिपथ होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप फ्यूज को यूज करते हो, उसके बारे में सेफ्टी फ्यूज को यूज करते हो उसके बारे में पूछ रहा है। तो सेफ्टी प्रयोग किया जाता है कैसा? तो वो मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर, गलन बिंदु पर। तो एक सेफ्टी फ्यूज का तार जो है वो उपयोग किया जाता है विद्युत परिपथ में। वो ओवरलोडिंग जैसे ही होता है ना, तो वो या फिर शॉर्ट सर्किट है, इन सब से वो बचा देता है, क्योंकि फ्यूज जो है वो टूट जाता है। ठीक है, ऐसे कनेक्शन यदि जाना है ना, तो यहाँ से हमने इसमें एक पतली तार डाल देते हैं, और यही तार जो है वो फ्यूज होगा तो टूट जाएगा, ओवरलोड होगा तो टूट जाएगा, जो है वो शॉर्ट सर्किट होगा तो टूट जाएगा। तो ऐसे में ये जो है वो शॉर्ट सर्किट से हमको बचा लेता है ये फ्यूज। तो ये फ्यूज जो है वो आखिर टूटता क्यों है? तो ये गल जाता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसकी हो जाती है, मेल्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो फ्यूज का तार एक ऐसे पदार्थ से बनाया जाता है जिसका रेसिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो, प्रतिरोध जो बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो हो, उसका जो गलनांक हो वो बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इसका प्रतिरोध जो है वो ऊँचा होता है, रेसिस्टेंस जो है वो ऊँचा होता है। रेसिस्टेंस उसको बोलते हैं जब किसी चीज़ को आप जाने से रोक रहे हो, उसको रेसिस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो जैसे ही परिपथ में कुछ चेंजेज़ आते हैं तो फ्यूज़ जो है वो पिघल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्यूज़ तार में यूज़ क्या किया जाता है? ये जो फ्यूज़ का मैं वायर बता रहा हूँ, इसमें टिन यूज़ किया जाता है, और टिन के साथ-साथ जो है वो सीसा यूज़ किया जाता है। सीसा और टिन का जो है वो फ्यूज़ बनाया जाता है। फ्यूज का तार जो है वो हमेशा जो फेज वायर होता है, मेन जो लाइन होता है ना, उसमें जोड़ा जाता है। आप सर्किट में नहीं जोड़ोगे, अर्थ में नहीं बोलोगे। फेज जो तार होता है, फेज जिसको बोलते हैं, फेज लाइन जो होता है उसमें वो जुड़ता है, अर्थ में नहीं इसको जोड़ा जाता है। और ये जो है वो फ्यूज जो है वो हमेशा सीरीज में लगती है। हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं वो सीरीज और पैरेलल में बनाते हैं, लेकिन ये हमारा जो है वो सीरीज में चलता है, नॉट पैरेलल में। फ्यूज जो है, उस फ्यूज की जगह आजकल हम एमसीबी यूज कर रहे हैं। आप घरों में, आपके घर में होगा एमसीबी। तो एमसीबी यूज किया जाता है, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। तो ये यूज किया जाता है। तो अभी के लिए ये याद रख लो। तो गलनांक पर परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग जो किया जाता है वो मेल्टिंग पॉइंट पर किया जाता है, ये याद रखना है। 84 नंबर का सवाल करें कि मैंने इसको ऑलरेडी बताया है। आपको पूछा जा रहा है कि हुनों का जब आक्रमण हुआ था तो उस आक्रमण के कारण जो है वो आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? मैं बोला था कि बार बार पूछा जाता है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। तो ये जो है वो स्कंदगुप्त हो जाएगा, ये जो है वो स्कंदगुप्त हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, हुनों को इसने हराया था। तो हुनों का पहला जो आक्रमण आया था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में आया था। स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था, पराजित किया था। और इसके बारे में उसने कहाँ बताया है? तो
जब मैं स्तंभों की चर्चा कर रहा था, जब मैं तो भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख जो है वहां पे इसकी चर्चा उन्होंने की है। ठीक है। हुन जो है वो मध्य एशिया में एक खानाबदोश जनजाति था, नोमैडिक जो है वो ट्राइब था। उनके आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को बहुत ज्यादा कमजोर किया था। और प्रसिद्ध हुन शासक में यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट हुन शासक की बात करें तो सबसे ज्यादा था वो तोरमान था। सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि तोरमान क्या है, तो तोरमान एक हुन शासक है, हुन शासक है। और उसके साथ साथ महिर कुल भी एक हुन शासक था, जो भी इंपॉर्टेंट है। मिहिर कुल, मिहिर कुल ये भी एक हुन ही शासक था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है हुन शासकों में। कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने, और इस जो कुमारगुप्त है उसके शासनकाल में भी उसका जो अंतिम समय था ना, उस अंतिम समय में भी जो है वो हमला किया गया था हुनों के द्वारा, लेकिन मेन जो है वो स्कंदगुप्त के टाइम ही किया गया था। उसके बाद नरसिंह गुप्त जो है वो, नरसिंह गुप्त बालादित्य है उनको कहा जाता है, इसमें जो है वो हुनों को हराया था। इस नरसिंह गुप्त बालादित्य है, नरसिंह गुप्त बालादित्य है, इसने भी हुनों को हराया था, खास करके महिर कुल को इसने हराया था। मिहिर कुल जो है इसको इसने हराया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी गुप्त पीरियड जो है वो उसमें गोल्ड के सिक्के सबसे ज्यादा यूज किए जाते थे। ठीक है। गोल्ड का सिक्का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, ये इंपॉर्टेंट एक सवाल है। लेकिन सबसे पहले गोल्ड का सिक्का किसने यूज किया था, आप मुझे कमेंट में बताओ। सबसे पहले इसने यूज नहीं किया था। ठीक है, गुप्ता ने कहीं नहीं किया था, कौन किया था मुझे कमेंट में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 85 नंबर का सवाल है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है। देखो, कोई एक धातु है, कोई एक मेटल है, उस मेटल को हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, एयर में ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्साइड नहीं बनाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, टीन ऑक्साइड बनता है, लेकिन सिल्वर का ऑक्साइड नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आपको ध्यान रखना है। गोल्ड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब धातु है ना, वो बहुत कम रिएक्टिव है। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे ना, तो उसमें एकदम नीचे वाला जो पोर्शन है ना, उस नीचे वाले पोर्शन में ये तीनों आएगी। चांदी, सोना, और उसके बाद प्लेटिनम, ये तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत ज्यादा महंगी धातुएं हैं तीनों। अब तीनों जो है वो बहुत नीचे आती हैं, जिस कारण से ये रिएक्शन करती ही नहीं। ठीक है, ये रिएक्शन करती ही नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन ये नहीं करती है। तो यदि हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ही देता है। लेड ऑक्साइड पीबीओ बनता ही है, टीन के साथ SnO2 बनाता ही है, टीन ऑक्साइड। धातु की जो प्रक्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, उसको पूरा आपको याद होना चाहिए, जिसमें पोटेशियम जो है वो सबसे ऊपर होता है और सोना जो है वो सबसे नीचे होता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान होना चाहिए। नोबेल गैस की हम बात करें तो नोबेल गैस होता है, नोबेल गैस जो होता है, नोबेल गैस जो है वो कौन कौन सा है, तो नोबेल गैस जो है वो 18 का ए, इसको या तो इसको नोबेल गैस को आप 18 ग्रुप कह लो, या फिर इसको आप बोलते हो 8A, 8A भी कहा जाता है नोबेल ग्रुप को। और नोबेल ग्रुप में क्या आता है, तो हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। नोबेल गैस जो होता है ना, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, तो ये नोबेल गैसेज होती हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो उस 8 इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है। दैट्स वाई ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये नोबेल गैसेस के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो लेड, टीन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, लेकिन सिल्वर जो है वो ऑक्साइड नहीं बनाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने इस बारे में आपको पहले डिटेल से बताया भी है। तो जब भी आपातकाल लगता है तो उसमें मौलिक अधिकार जितने भी होते हैं उन सबको हटाया जाता है। आप आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359, आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359, इस जो आर्टिकल है इससे संबंधित है। तो जब भी लगता है, जब भी इमरजेंसी लगती है, आपातकाल जब भी लगता है, तो 352 के तहत लगेगा। अब इसमें भारत के राष्ट्रपति को ही ये पावर होता है कि वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सके, मौलिक अधिकार जो है वो उनको सस्पेंड कर सके। और सस्पेंड करने का पावर जो है वो किस आर्टिकल से मिला है, तो 358 और 359 में इसकी चर्चा जो है वो की गई है। 359 में कहा गया है कि 20, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर
और सारे जो मौलिक अधिकार जो हैं, वो सारे के सारे मौलिक अधिकार को जो है वो खत्म किया जा सकता है। ठीक है? जब इसके तहत राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके कह सकता है और उसमें कह सकता है, घोषणा कर सकता है कि ये जो 20 और 21 को छोड़कर कौन से मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार जो है वो निलंबित रहेगा। मतलब और सब निलंबित रहेगा, लेकिन 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकता है। 20 कहता है कि अपराध के लिए दोषी सिद्ध जो व्यक्ति है, उस संबंध में ये बात करता है कि आप अपने विरुद्ध ही गवाही नहीं दे सकते हो। ठीक है? 20 ए होता है, 20 बी होता है, 20 सी होता है। 20 बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 20 में इसी की बात जो है वो की गई है, कि आप अपने विरुद्ध ही गवाही नहीं दे सकते हो। आपको वकील चुनने का अधिकार है, वो 3 में आता है। गवाही नहीं दे सकते हो आप अपने ही विरोध में। ठीक है? आप अपने ही विरोध में, आपको गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ये तो 59 से क्या होता है, तो 20-21 छोड़ को सब निलंबित होता है और 58 से केवल आर्टिकल 19 की बात इसमें की जाती है, ये निलंबन होता है। और ये करता कौन है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये पावर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति के पास ये पावर जो है वो होता है। संसद जो है वो मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता, लेकिन वह आपातकाल की घोषणा बस करता है। मंत्रिमंडल की बात करें तो वो कैबिनेट है। मंत्रिमंडल जो है वो एक लिखित सलाह देता है, सिग्नेचर के साथ लिखित सलाह होना चाहिए, और इसी लिखित सलाह के बाद जो है वो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। लेकिन निलंबन का आदेश है वो राष्ट्रपति के पास ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 44वां संविधान संशोधन जो है वो 1978 में हुआ था, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? डिफ्यूजन जो लाइट है वो वायुमंडल में क्यों होती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पे क्यों होती है? तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जो है वो, एटमॉस्फेयर है वहां पे पार्टिकल्स होते हैं, वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब इसी पार्टिकल्स के कारण ही जब लाइट आ रही थी, ऐसे लाइट आ रही थी, लेकिन बीच में एक पार्टिकल मिल गया, और इस पार्टिकल से टकरा गई और ये ऐसे हो गई। ठीक है, ये ऐसे हो गई, बीच में और नीचे गया तो और पार्टिकल इसको मिल गया, यहाँ से वो ऐसे हो गई, यहाँ मिल गया, ऐसे हो गई। ठीक है, तो ऐसे कर करके वो चलती है। तो इसी को बोलते हैं ना कि ये जो है वो स्कैटर कर रही है। ये जो है वो क्या कर रही है, डिफ्यूजन हो रहा है, विशरण हो रहा है, या फिर स्कैटर कर रही है। ये स्कैटर कर रही है। तो ये जब छोटे छोटे कणों से टकराकर अपनी दिशा जो बदलती है ना, वो स्कैटर करना होता है, स्कैटर करना होता है। और इसी कारण से आपको लगता है ना कि तारे जो है वो चमक रहे हैं, तारे जो है वो चमक रहे हैं। ठीक है, तो धूल कण, गैस के अणु, जलवाष्प, ये सब शामिल होते हैं, जिस कारण से वो जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो होता है। और इस प्रकार का यही प्रकीर्णन जो है वो आकाश को नीला रंग भी देता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जब प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत छोटा होता है, तो यह नीले प्रकाश को सबसे अधिक बिखेर देता है, जिस कारण से आकाश जो है वो नीला दिखता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है वो कलर का जो आप लाल देखते हो आसमान दिखना, वो भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। और टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो कोलाइडी विलयन में कणों का प्रकाश का प्रकीर्णन की जो घटना होती है वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। आप देखोगे ये कोई सॉल्यूशन है, कोलाइड सॉल्यूशन है, उसमें जो है वो आपने लाइट को पास किया, तो लाइट का जो है वो जगह नहीं दिखना चाहिए। ये जो है वो आप देखोगे तो किसी विलयन से पास करोगे तो वहां पे लाइट का आपको पाथ दिख जाएगा। तो लाइट का जो पाथ दिख जाता है वही कहलाता है कि वो टिंडल इफेक्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट को फॉलो कर रहा है। तो आपको ये टिंडल इफेक्ट ये नहीं दिखाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो प्रकाश के किस कारण से होता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तो नहीं होता, डस्ट पार्टिकल रख लो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर, ये बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? ये जो है वो आप दो जी देखते होगे, एक छोटा जी देखते होगे, एक बड़ा जी देखते होगे। ये जो छोटा जी होता है ना, इसका वैल्यू 9.8 है, ये आपको पता है। लेकिन जो ये बड़ा वैल्यू दिख रहा है ना, बड़ा जी दिख रहा है, ये कांस्टेंट होता है, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है।
इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, बड़ा जी। और इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है 6.674 इंटू 10⁻⁻11। अब इसका यूनिट जो है वो इम्पोर्टेंट है, और यही यूनिट आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। अब यहीं पे एक फॉर्मूला चलता है इस जी के लिए कि फोर्स जो आप लगाते हो ना, ये फोर्स कैसे चलता है। तो ये जी जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और ये जो जी होता है वो m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब दो वस्तुएं हैं, ये अर्थ है और ये मान लो कि सन है। तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये जो है वो आर कहलाएगा, और इसका ये मास 1 है और ये मास 2 है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसको यहाँ पुट करोगे, इस मास को डालोगे, इसके मास को डालोगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को डालोगे, तो क्या फोर्स आपको लग रहा है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स आपको लग रहा है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जी के लिए सूत्र को यदि हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जी के लिए यदि निकालना चाहे तो एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2 हो जाएगा। जी देखो ऐसे आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 हो जाएगा। ये बेसिक सा मैथ्स है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जी कभी भी डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये कांस्टेंट है। और जी का मान पहली बार किसने बताया था, ये जो है वो 6.674 इंटू 10⁻⁻1 किसने बताया था, ये बताया था हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा पहली बार ये जो है वो मेजर किया गया था, पहली बार ये मापा गया था। और ये जो जी आप छोटा वाला जी देख रहे हो 9.8 जो है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो है ना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा वाला जी कहलाता है। बड़ा वाला जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा जो है वो उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों के सुमेलित नहीं है। मतलब आपको अभयारण्य दिया गया है, आपको जो है वो उद्यान दिए गए हैं, तो सेंचुरीज दी गई है, और उससे पूछा रहा है कि किस सेंचुरी में किस चीज को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो सबसे पहला आपको है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में है, तो इसमें टाइगर को रखा जाता है, सही है। यहाँ पे जो है वो हाथी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीजीएल में ये पूछा गया है, हाथी के लिए भी जिम कॉर्बेट इंपॉर्टेंट है, यदि टाइगर ना रहे तो हाथी भी डाल सकते हो आप। उसके बाद जो है वो घाना नेशनल पार्क है। घाना नेशनल पार्क में लायन कब से आने लगा। घाना में लायन नहीं आएगा, घाना में लायन नहीं आएगा, घाना में क्या आएगा, घाना में जो आएगा वो पक्षियां आती हैं, बर्ड्स आती हैं। घाना में जो है वो बर्ड्स आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसको आप केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये राजस्थान में स्थित है, और बेसिकली ये साइबेरियन जो क्रेन होता है ना, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो शेर की यदि हम बात करें, लायन की यदि हम बात करें, तो वो बेसिकली लायन जो है ना गिर में मिलता है। गिर गुजरात का एशियाटिक लायन एक ही ऐसा जगह है भारत में, पूरे एशिया का, जहाँ पे शेर जो है वो मिलता है, एशियाटिक लायन वो गिर में ही मिलता है। गुजरात का पार्ट है गिर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जिम कार्बेट हो गया, ये हो गया गलत, वही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। काजीरंगा जो है वो उसको वहाँ गैंडा मिलता है, तो काजीरंगा आसाम में है, तो यहाँ पे गैंडा मिलता है, ये सही है। एक सिंग वाला वन हॉर्न राइनो यहाँ पे मिलता है। उसके बाद पेरियार जो है वो यहाँ पे हाथी मिलता है, तो पेरियार जो है वो केरल में हो जाएगा, तो यहाँ पे हाथी भी मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पेरियार जो है वो केरल में हाथियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम यदि बात करें तो हम प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया है कब, तो 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने कब स्टार्ट किया था, तो 1992 में हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था। और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट एलिफेंट जो है वो ना हमारा विरासत पशु है। विरासत पशु हमारा है, वो कौन है, तो वो कौन है, तो वो एलिफेंट है। ठीक है, एलिफेंट है। केवला देवी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 90 नंबर की बात करें कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस पार्ट से है। तो मस्तिष्क के पार्ट के बारे में पिछले जो वीडियोस थे इसके पार्ट थे, वहां पे भी मैंने बताया था। तो जो मस्तिष्क होता है वहां पे सेरी बेरम जो पार्ट होता है ना, सेरी बेलम नहीं, सेरी ब्रम, नॉट सेरी बेलम,
सेरिब्रम जो पार्ट होता है ना, वहाँ ये जो है वो मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है। पहला होता है, उसको हम बोलते हैं कि फोर ब्रेन है, ठीक है? फोर ब्रेन है। दूसरा जो होता है वो मिड ब्रेन है, और तीसरा जो होता है वो हिंड ब्रेन है। बाहर का जो ब्रेन होता है वो हिंड ब्रेन कहलाता है। तो इसी फोर ब्रेन का जो पार्ट है, फोर ब्रेन का जो पार्ट है, जिसको मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क कहते हैं, इसी का पार्ट जो है वो सेरिब्रम है। सेरे ब्रह्म जो है वो इसी का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, और यही जो है वो बुद्धि, चेतना, सोच, आपकी याददाश्त, इन सब के लिए जिम्मेवार होता है। सेरिब्रम जो है, इस सेरिब्रम के भीतर ही एक हाइपोथैलेमस नाम का एक संरचना होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो एक ग्लैंड है जो सेरिबेलम नहीं, हाँ, इसी के नीचे थोड़ा सा आता है। वो हम चर्चा नहीं अभी कर रहे हैं। इस सेरिब्रम के भीतर ही हिप्पोकैम्पस नाम का एक जो संरचना होती है, जो अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम, यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हिप्पो कैंपस। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या करता है ना, कि ये जो आपकी टेम्पररी मेमोरी है ना, इस टेम्पररी मेमोरी को वो परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करता है। टेम्पररी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सवाल कभी पूछ लिया जाए तो याद होना चाहिए। सेरेब्रम जो होते हैं वो दो गोलार्ध में बटे हुए होते हैं। पहला जो है वो बायां गोलार्ध, और दायां गोलार्ध जो है वो कहलाता है। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और ईईजी जो है वो मस्तिष्क से ही रिलेटेड है। ई ई जी, ठीक है। ईईजी जो है मैट्रिक्स से, मस्तिष्क से ही रिलेटेड है। और ईसीजी, ई सी जी, ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ईसीजी जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको कहते हैं, ये जो है वो हार्ट से संबंधित है। और ये जो है वो ईईजी जो है ना, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो एन्सेफलोग्राम, एन्सेफलो एन्सेफलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है वो ये मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। तो कभी भी पूछा जाएगा ना, तो याद रखिएगा, ये ब्रेन से रिलेट करता है, और वो जो है वो हार्ट से रिलेट करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस की बात करें, तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो भूख प्यास लगता है, शरीर में तापमान बढ़ता है, ये सब आपकी जो भावनाएं होती हैं, जितने भी आप में भाव जो है, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, वो सब हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। डोपामाइन, डोपामाइन जो है ना, वो इसी से रिलेट करके आप इस डोपामाइन को पढ़ सकते हो। ठीक है, डोपामाइन को ये पढ़ सकते हो। उसके बाद सेरेबेलम की बात करें, तो सेरेबेलम जो होता है ना, वो शरीर के संतुलन, आपका जो है वो जो आपका जो मूवमेंट होता है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, शरीर का जो संतुलन है, आपका जो मूवमेंट है, इन सबको ये कंट्रोल करता है। तो ये आपको इस बारे में ध्यान रखना है, ब्रेन के बारे में। उसके बाद आपको कहा है स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड एक रिफ्लेक्स एक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। और यहीं पे आपको जो है वो मस्तिष्क से जो जुड़ता है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा वाला मैंने पार्ट बताया था ना, वो यहीं पे आता है। मेडुला ऑब्लंगाटा वाला जो पार्ट है वो यहीं पे आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो मिड ब्रेन आप देख रहे हो, दूसरा जो मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन में दो चीजें होती है, कार्पोरा क्वाड्रिजेनम, इसको यदि अब याद रखो, कार्पोरा क्वाड्रिजेनम, याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है। कार्पोरा क्वाड्रिजेनम जो होता है वो देखने सुनने की जो पावर होती है ना, वो इसी हिंड ब्रेन के कारण आता है। और इसी हिंड ब्रेन में एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम पेंडिकल। सेरिब्रम पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। तो सेरिब्रल पेंडिकल जो है ये क्या करता है, तो यह स्पाइनल कोड को ब्रेन का जो और पार्ट्स होते हैं उनसे जोड़ता है। ठीक है, स्पाइनल कोड जो है उसके अन्य पार्ट जो होते हैं उनसे वो जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद डाई एनसीफिलोन का ही पार्ट होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। डाई एनसीफिलोन जो होता है उसका दो पार्ट होता है,
थैलमस और हाइपोथैलमस। अब डाई एनसेफेलॉन किसका पार्ट है? तो डाई एनसेफेलॉन जो है ना वो फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन दो पार्टों में डिवाइड होता है, सेरिबेरम और डाई एनसेफेलॉन। और सेरिबेरम के बारे में मैंने बता दिया, प्रमस्तिष्क जिसको बोलते हैं। और डाई एनसेफेलॉन मैंने दो पार्टों में बताया, थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस जो है वो गर्म और ठंडा की पहचान करता है। हाइपोथैलमस जो है वो गुस्सा, खुशी, जो ग्रंथियां होती है, एड्रिनल, इन सबको ये कंट्रोल करता है। और मिड ब्रेन मैंने बता दिया, हिंड ब्रेन में सेरिबेलम आता है। सेरिबेलम जो है वो मिड ब्रेन, बाहर के जो ब्रेन होता है हिंड ब्रेन, उसमें रिलेट करता है। और सेरिबेलम का काम होता है कि संपूर्ण शरीर पर कंट्रोल रखे, जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल रखे, वॉलेंटरी जो एक्शंस होती है उनको कंट्रोल रखे। ब्रेन स्ट्रीम्स जो होती है जिनमें पोन्स एवेल्यू होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, दो यहाँ पे चीजें आती हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेन ब्रेन स्ट्रीम में पहला आता है वो कहलाता है पोन्स। पूछा गया है सवाल, पोन्स वे वेरोली। पोन्स वेरोली कहलाता है। और इसका काम क्या होता है कि ये रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। हमारा जो श्वसन है ना, रिस्पायरेशन है, उसको ये कंट्रोल करता है। अब इसी का दूसरा पार्ट जो होता है वो कहलाता है स्टीम ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला जो ऑब्लंगाटा है ये क्या करता है, तो ये जितने भी अनवॉलेंटरी क्रियाएं हैं, अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं उनको, रेट ऑफ रिस्पायरेशन, हार्ट बीट, बीपी, कफ, स्नीजिंग, वोमिटिंग, इन सबको ये कंट्रोल करता है। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल जो है उससे स्टार्ट हुआ था? तो ओलंपिक शुभंकर की जो प्रथा है वो 1968 जो है उससे स्टार्ट हुआ था। 1968 में फ्रांस में ये जो है वो पहली बार स्टार्ट किया गया था। तो मैस्कोट जिसको कहते हैं वो परंपरा जो है वो 1968 के ग्रेनोबल जो फ्रांस में अवस्थित शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वहां से स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे जो है वो अनौपचारिक रूप से जो सुस होता था उसको स्की पर एक छोटा आदमी के रूप में दिखाया गया था। और ये जो है वो शुभंकर पहली बार आया था। लेकिन पहला आधिकारिक यदि शुभंकर की बात करें, ऑफिशियल शुभंकर की बात करें, तो वो क्या है? वो वाल्डी है। वाल्डी पहला आधिकारिक हो जाएगा। और जो सूस है, जो सूस है वो अनौपचारिक हो गया, जो कि इस ओलंपिक का अनौपचारिक शुभंकर था सूस, जो कि स्की पर लटका हुआ एक जो है वो क्या था, एक आदमी था। और जो पहला यदि हम आधिकारिक की बात करें तो वर्ल्डी कहलाता है। वर्ल्डी जो क्या था, तो वर्ल्डी नाम का एक डॉग था, कुत्ता था, जिसे 1972 का जो म्यूनिक ओलंपिक हुआ था ना, 1972 का म्यूनिक जो ओलंपिक हुआ था वहां पे इसको यूज किया गया था। म्यूनिक ओलंपिक में इसको बनाया गया था। तो म्यूनिक ओलंपिक जो है वो आधिकारिक शुभंकर का ये वर्ष है। लेकिन इस जो कस्टम है उसकी स्टार्ट जो है वो फ्रांस वाले से ही हो गई थी। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शुभंकर जो है वो मेजबान शहर की सांस्कृतिक और विरासत को हमेशा दिखाता है। और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर है वो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, डेट्स पूछी जाती है। 31 था, दिसंबर था, 1600 था। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया जाता है। और इस चार्टर से साथ ही वो पूर्व इंडीज, जिसको ईस्ट इंडिया बोलते हैं, जिसमें भारत शामिल था, म्यांमार शामिल था, जिसमें इंडोनेशिया शामिल था, इन सब में व्यापार करने के लिए उसको 15 वर्षों के लिए अधिकार दे दिया गया था। ठीक है। और कंपनी का जो पहला जहाज हेक्टर था वो 1608 में विलियम हॉकिंस के साथ जो है वो सूरत बंदरगाह पे आया था। मुगल जो सम्राट जहांगीर था इससे उसने मिला था और पहली बार 1613 में सूरत में जो है वो कारखाना स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि नीचे दिए गए घटनाओं का तिथि का आपको मिलान करना है कि रॉलेट एक्ट कब आया था। और पहला है वो रॉलेट एक्ट है, दूसरा वो है वो रॉलेट सत्याग्रह है, तीसरा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन है, और चौथा जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड है। तो सबको आपको जो है वो मैच करना है। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट जो है वो कब आया था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो 18 मार्च 1999 में आया था। 18 मार्च 1919 में आया था। तो ये रॉलेट एक्ट हो गया। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 18 मार्च 1919 में। तो पहला का क्या हो जाएगा? ए। पहला का ए हो गया। तो ए ए है तो ए का क्या हो गया? ए का वन हो गया।
ए का 1 हो गया। उसके बाद रॉलेट एक्ट हो गया। दूसरा जो है वो इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा एक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था और उसको क्या गया कि वो रॉलेट सत्याग्रह है। अब ये रॉलेट सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने कब स्टार्ट किया करने की बोला था, तो वो 6 अप्रैल को बोला था। 6 अप्रैल 1999 को बोला था और इससे पहले ही गांधी जी को हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। और तो ये कब आ जाएगा, तो 6 अप्रैल 1919, तो ये 2 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन की बात आती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर का अधिवेशन हुआ था वो 1919 में हुआ था। वो जो है वो 1919 में हुआ था, अमृतसर का अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड जो आप देखते हो वो हुआ था कब, तो वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जालियांवाला बाग के लिए क्या आ जाएगा, जालियांवाला बाग के लिए आ जाएगा डी। डी का जो क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। वो डी का 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सब अब मिला के आप देखो, ऑप्शन पहला का 1 है, दूसरा का 2 है, तो ये वाला ये तो खत्म हो गया। तीसरा का जो है वो तीसरा का क्या आना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। चौथा का जालियांवाला बाग, तो जालियांवाला पहले देख लो, तो जालियांवाला बाग कब कब है, तो जालियांवाला बाग का सी आना चाहिए। सी आना चाहिए, तो ये तो गलत पहले से ही है। अब ये इसमें सी है तो ये गलत हो जाएगा। अब दो आपके पास बचता है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। ठीक है। अब इस वाले में एक तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यदि हम एग्जैक्ट डेट की बात कर ले अमृतसर वाला, तो अमृतसर का जो अधिवेशन एग्जैक्ट जो हुआ था वो दिसंबर के अंत में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो दिसंबर 1919 में अमृतसर वाला अधिवेशन हुआ था। रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम जो था वो क्या था, तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 आया था। उसको जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन बनाया गया था। हंटर कमीशन जो है वो ये अलग हंटर कमीशन है। एक जो है वो हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित, आप जानते हो। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग कर दी थी। और गांधी जी ने इसमें अपनी जो उपाधि उनको मिली थी वो उसने त्यागा नहीं था। वो असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने त्यागा था। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, तो कोसी। ठीक है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। गाद बहुत ज्यादा आता है, सिल्ट जिसको बोलते हैं ना, सिल्ट जो होता है उसकी सफाई नदियों में नहीं होती, जिस कारण से पानी का जो, जैसे ऐसे पानी बह रही है, अब बीच में उसको रोकने वाला कोई आ गया, सिल्ट आ गया, तो इस कारण से क्या करेगी वो, अपना रास्ता इधर बदल देगी। ठीक है। जिस कारण से बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं कई सारे लोग। दामोदर नदी की हम बात करें तो वो बंगाल का शोक कहलाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और गंडक तो बिहार की ही नदी है। और महानदी जो है उसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल से होकर बिहार में प्रवेश करती है। 7 नदियों को मिलने से सप्तकोसी इसी कारण से बोला जाता है। ठीक है। और तो ये याद रखना है। और कोसी नदी कुर्सेला में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुर्सेला में मिलता है। 95 नंबर के सवाल की बात करें कि उत्तर से शुरू कर कर दक्षिण की ओर नीचे तक पहाड़ियों का आपको अनुक्रम दिखाना है। उत्तर से चालू करना है, नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर जाना है। नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर जाना है। तो देखो सबसे पहले तो नल्ला मलाई की पहाड़ी है कहाँ, तो नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है वो आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है, नन्ना मलाई की जो पहाड़ी है वो कहाँ है, तो आंध्रा में है और तेलंगाना में है। तो सबसे ऊपर ये नॉर्थ में हो गया, नॉर्थ में हो गया। उसके बाद जो है वो नल्ला मलाई आ गया। नल्ला मलाई के बाद क्या आएगा, तो नल्ला मलाई के बाद आप जवादी पहाड़ी लिखो। जवादी जो पहाड़ी है वो तमिलनाडु में है। और नल्ला मलाई के ये दक्षिण में अवस्थित है, तमिलनाडु में है। जवादी पहाड़ी के बाद आपको नीलगिरी आ गया। नीलगिरी जो पहाड़ी है वो पूर्वी और पश्चिमी घाट जब मिलती है वो स्थान नीलगिरी है, तो ये जवादी के बाद आया। और उसके बाद जो है वो अन्नामलाई आया। अन्नामलाई जो नीलगिरी के दक्षिण में है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, यहाँ पे जो है वो अन्नामलाई है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे नीचे की बात करें तो इलायची की पहाड़ी, जिसको कार्डामम की पहाड़ी भी कहा जाता है, वो सबसे नीचे है।
डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा जो है वो चोटी है। अनाई मुडी जो है वो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई जो है वो दक्षिण में इलायची की पहाड़ी कार्डामम की पहाड़ी स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो है वो पहाड़ियों की श्रृंखला है। तो ये सब फैक्ट है जो याद रखिएगा। ठीक है। फैक्ट ये सब याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र में मिलती है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उसके बाद है 96 नंबर का क्वेश्चन, कि आपको सजाना है भाषाओं का उल्लेख भारत के जो है वो किस जो है वो अनुसूची में किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो पहला का 2, तो ये खत्म, ये खत्म। भाषाओं का उल्लेख जो है वो 22 भाषाओं का किया गया है, आधिकारिक भाषाओं का, 8वीं अनुसूची में। उसके बाद जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल जो निरोध कानून है, वो कहाँ है? तो वो 10 में लाया गया था। तो 10 कहाँ दिख रहा है आपको? 10वीं, तो 1 हो जाएगा। तो पहला का तो 2 हो जाएगा और दूसरा का 1 हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3। ठीक है। दल बदल आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजीव गांधी की सरकार के समय आया था, दल बदल कानून, और इसमें आगे चलकर संशोधन भी हुआ था, जिसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइए। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था? तो म्युनिसिपैलिटीज जो है वो आई थी। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था कि पंचायतों की व्यवस्था की गई थी, और इसमें 11वीं जो अनुसूची है उसको ऐड किया गया था, और इसमें 29 विषय पंचायतों के लिए दिया गया था। और इसी तरह से 18 विषय जो है वो म्युनिसिपैलिटीज के लिए दिया गया है। भूमि सुधार जो है वो 9वीं सूची से संबंधित है, जो कि भारत में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उसमें भूमि सुधार से रिलेट कर कर 9वीं अनुसूची जो है वो क्रिएट किया गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी क्रिएट करते करते भारत में अभी 12 संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 7वीं अनुसूची जो होता है वो, तो वहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। केंद्र जो है वो सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 12वां जो है वो अनुसूची, वो 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है, जहाँ पे 18 विषय है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। 97 है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? देखो, बिना पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी होता है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मापते कैसे हैं? तो वोल्ट मीटर से हम नापते हैं। वोल्ट मीटर से इस पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं। तो वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है या फिर वोल्टेज होता है उसको नापने के लिए होता है। यदि हम एक आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें, एक आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें, तो आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है वो जो है उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो अनंत होना चाहिए। इन्फिनिटी जो है वो उसका रेसिस्टेंस जो है वो होना चाहिए। और ये जो वोल्ट मीटर जो होता है ना, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और जो है वो रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है, वो ओम होता है। मीटर है, इसका उपयोग हम विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए करते हैं। और इसका जो है वो सीरीज में हम लगाते हैं। मीटर को लगाना है तो वो सीरीज में लगाना है, अस से याद रख लो, अस। मीटर सीरीज में। और वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में, वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में, वोल्ट मीटर क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पी से पोटेंशियल डिफरेंस और पी से पैरेलल हो गया। मीटर जो है वो सीरीज में चलता है, अस से रख लो। ठीक है। तो याद रखना है। उसके बाद धारा नियंत्रक जो क्या होता है, तो ये परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका कुछ काम है नहीं। ठीक है। तो 98 की बात करते हैं। ट्रिप्सिन क्या है? बायोलॉजी का सवाल है। ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन एक प्रोटीन का एक विघटक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन है, कहाँ है? प्रोटीन का एक विघटक है, तो ब्रेकडाउन प्रोटीन से, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को छोटे छोटे जो पेप्टाइड्स होते हैं, अमीनो एसिड होता है, उनसे बनाता है। अमीनो एसिड जो है ना, वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन जो है वो बना होता है। 9 और 11 में डिवाइड होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, जो हाँ हमारे बॉडी के लिए बाहर से लेना पड़ता है। और वो प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में खुद से अवेलेबल है, उनको नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स जो है वो कहा जाता है। प्रोटीन का जो यूनिट है वो क्या होता है? तो वो अमीनो एसिड होता है। और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड इससे जुड़ा होता है। उसी तरह से कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है, वो उसका जो यूनिट है वो सेकेराइड होता है।
मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पढ़ते हो ना, तो वो सेकेराइड होता है। तो एक सेकेराइड दूसरे सेकेराइड से जुड़ता कैसे है, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। तो ये बॉन्ड भी पूछा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन का पाचन जो है वो पेट का पेप्सिन एंजाइम से स्टार्ट होता है। अग्नाशय जो पेंक्रियाज बोलते हैं, पेंक्रियाज द्वारा अग्नाशयी रस निकालता है, जिसमें इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन ये तीनों होते हैं। तो ये याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट का विघटन जो होता है वो इमाइलेज के एंजाइमों द्वारा किया जाता है। वसा का जो विघटन होता है वो लाइपेज के एंजाइमों द्वारा किया जाता है। तो ये सब जो है वो डाइजेशन से रिलेट करता है। मकड़ियाँ की किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं, तो मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, तो मकड़ियाँ जो है वो ऑर्थोपोडा में आती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। मकड़ी जो है वो ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। मकड़ी जो है वो ऑर्थोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी मुख्य विशेषता होती है कि इसका एक्सोस्केलेटन होता है और इसके जॉइंट पैर होते हैं। उपांग जो है वो इनके जॉइंट होते हैं, लेकिन मकड़ी जो है वो इसका 8 पैर होता है। ये इसका एक्सेप्शन थोड़ा सा है, ठीक है। और इसके जो एक खंडित शरीर होता है। अ, मकड़ी जो है वो किस क्लास के अंतर्गत आता है, तो एरेक्निडा क्लास के अंतर्गत आता है। एरकिंडा जो क्लास है उसके अंतर्गत मकड़ी जो है वो आता है। कीड़ों के सामान्यतः क्या होता है कि कीड़ों में 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी में 8 पैर होते हैं। ये एक्सेप्शन है। मकड़ियों का अध्ययन जो है वो एरेनकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एरेनकोलॉजी कहलाता है। मोलस्का जो है वो मोलस्का में क्या क्या आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल पूछा जाता है। मोलस्का में आता है घोंगा हो गया, सीप हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सब मोलस्का में आएगा। एनालिडा में क्या क्या आएगा, तो एनालिडा में आएगा इसके जो शरीर होते हैं वो खंडित होते हैं, जैसे कृमि और केंचुआ, जोंक, ये सब एनालिडा में आएगा। नेडेरिया में क्या आएगा, तो नेडेरिया में जेलाफिश आएगा, मूंग आएगा, हाइड्रा आएगा, ये सब नेडेरिया में आता है। तो ये याद आपको रखना है। 100वां नंबर का सवाल है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थ जो पावर है उसके बारे में कौन सा यहाँ पे सही है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वैसा पावर होता है कि वैसा पावर जो संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। संविधान सम्मत पावर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वैसा पावर जो संविधान के समवत नहीं है, पावर डेट इज नॉट अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको संविधान एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का अर्थ होता है संविधान के बाहर। यह उन शक्तियों, निकायों या कार्यों को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य संविधान में नहीं है, लेकिन वो आवश्यक रूप से अवैध नहीं है, वो संसद के एक अधिनियम के द्वारा बना दिए जाते हैं। तो वो जो शक्ति है वो संविधान सम्मत तो नहीं है, लेकिन वो पावर के रूप में एक काम करता है। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग एक संवैधानिक उत्तर निकाय है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका गठन जो है वो एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, वह शक्ति जो संविधान का अतिक्रमण कर ले, तो वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। दूसरा ऑप्शन लिखा कि आपातकालीन शक्ति केवल, ठीक है, आपातकालीन शक्ति केवल, तो आपातकालीन शक्ति भी भारत का जो पार्ट 18 में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी जो आपको आपातकालीन दिख रहा है, बाकी तो मैटर करता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो गया। संवैधानिक निकाय है, जैसे चुनाव आयोग हो जाएगा, 324 में चर्चा की गई है। वित्त आयोग हो जाएगा, 280 में चर्चा की गई है। जीएसटी काउंसिल हो गया, 279A में चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सांविधिक निकाय भी होता है, वैसा निकाय जो संसद के एक अधिनियम से बना हो, तो उसको सांविधिक निकाय कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया। उसके बाद कार्यकारी निकाय भी आता है, जैसे कि नीति आयोग हो गया, ये एक कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाया जाता है। दैट्स वाई इसको कार्यकारी जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो ये रहा पूरा वीडियो, जहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल से जो सेट नंबर 1 है उसको कंप्लीट कर लिया 4 पार्टों में। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। बाकी आपका क्या कमेंट में सुझाव है आप मुझे बता सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा। थैंक यू।